बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर याराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थियरी नर्सिंग लेक्चर। डियर व्यूअर्स, आज हम दो पेपर डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का है और दूसरा जो है वो सिस्टर ट्यूटर का पेपर। इस सिलसिले में बात करते हैं, तो चलते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर BPS 17 का पेपर है जो कि ट्यूसडे 30 मार्च 2021 को हुआ था। इसमें देखें हिदायत जो दी हुई है वो है कंटेन एनी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। कुछ ऐसे दिए हुए हैं, तो ये आपको जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ी सी मतलब आपको एक हिंट मिल सकती है, इससे गाइडलाइन मिल सकती है कि किस तरह का जो है ना जो पेपर में आपके ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है ऐसे वो है चाइनीज शुड आल्सो बी मेड कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद इंग्लिश इन पाकिस्तान हुआ था। सेकंड है टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इस वक्त भी अगर आप देखें तो इंतहा से ज़्यादा वीडियोस हैं और जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आ जाए थोड़ा सा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऐसे वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो ये 3 ऐसे दिए थे, इसमें से कोई एक करना है और इसके हैं 20 मार्क्स। अच्छा, बाकी हमारे पास यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास हैं 2 to लेकर 8 तक, यानी कि 7 क्वेश्चन मज़ीद हैं ये, जिनमें से आपको करने हैं फर्दर 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिफाइन traumatic injury of brain, discuss the pathological functioning of impaired CNS functioning. Question number 3, what are the components of nursing paradigm? Name any 5 nursing theorists. नर्सिंग पैराडिग्म के बारे में मालूम किया है और जो है 5 जो है वो नर्सिंग थ्योरिस्ट के नाम इन्होंने मांगे हैं सिर्फ। तो जिन नर्सिस ने नर्सिंग की थ्योरीज दी हैं तो ये एक आपको आइडिया मिल रहा है कि कम से कम इसमें आप 5 to 7 नेम्स तो आपको आने चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में आप फर्दर देख लीजिएगा कुछ डिटेल भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसमें व्हाट इज़ द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, व्हाट हैपन्स इफ ब्लड pH ड्रॉप्स टू 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आया था व्हाट डू यू नो अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिस्कस इट्स मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो बस खाना पीना बहुत कम कर देते हैं स्मार्ट होने के सिलसिले में। तो इस तरह की चीज़ें उसमें हैं, लेकिन एक्चुअल जो है आप पूरी डिटेल इसमें देख लीजिएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। इसके बाद डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। चूँकि ये पेपर था क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का तो आपसे इसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मालूम किया है। अच्छा, अब जो आप लोगों का जो पेपर है सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव वो है सीनियर नर्स का। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि एज ए सीनियर का नर्स का मतलब ये है कि आप वहाँ पर हेड नर्स हैं, ठीक है, और सीनियर मोस्ट अगर हैं तो आपकी जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं वो मोस्टली मैनेजमेंट की होती हैं, ठीक है जी। तो ये मैनेजमेंट और जाहिर है कि आपके पास जो वार्ड्स में स्टूडेंट भी आते हैं ट्रेनी, तो उन्हें गाइडलाइन देना होती है, तो उस लिहाज से आपको बहुत अच्छा सा जो है वो इसके इल्म होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम किया है कि हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक किस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर बन रहा है या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस तरह से बनता है, उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ही आप स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बता सकते हैं। तो ये जो है आपको जो मिलेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपने जेनरिक में अगर पढ़ा होगा तो नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है सब्जेक्ट, और अगर हम बात करें पोस्ट RN की तो वहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो ये वहाँ से आपके पास जो नोट्स हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है राइट ए क्लिनिकल रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल रिगार्डिंग ए फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट हु हैज़ नॉट शोन इम्प्रूवमेंट इन हर क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवन आफ्टर 1 ईयर। इस तरह का अगर अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं लिखी हो तो इस तरह की एक रिपोर्ट आप तैयार करके रख लें। ठीक है जी, क्योंकि आप ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें कोई कमी पेशी होगी, किसी से मशवरा कर लें और फिर इसको जो है आप फाइनल करके रख लीजिएगा, ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये इस अल्फाज की हेर फेर हो सकती है, थोड़ा सा चेंज होकर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका जवाब दे सकें, जहनी तौर पर आप तैयार हों। और इससे पहले भी मैंने ऊपर बात की थी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में था रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, तो देखें यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में ये बात आ गई है कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को समझाते हुए आपको बात की थी कि आपके पास नर्सिंग स्टूडेंट भी आते हैं तो उनको सुपरवाइज भी आपको करना होता है, बाद वो आपसे सवालात करते हैं, आपको चीज़ें समझानी होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि इस क्वेश्चन से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि एज ए सीनियर नर्स, ठीक है, एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एज ए हेड नर्स, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है जो आपके पास नर्सिंग स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों को आपको एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारा जो लास्ट पेपर है जो सिस्टर ट्यूटर के लिए आया था उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा प्रोफेशनल साइड होगा वो 80% का होगा और 20% जो है वो जनरल इंग्लिश होगी। तो ये इंग्लिश में एक ऐसे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऐसे हैं ये दिए गए हैं, कोई एक हमें लिखना होता है। नंबर 1 है हेल्थ इंश्योरेंस और इसका लिखा है प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज एंड कॉन्स का मतलब आप लोगों को मालूम है कि प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या प्रोज का मतलब होता है स्ट्रेंथ और कॉन्स का मतलब होता है वीकनेसेस, यानी कि उसके जो माइनस पॉइंट होते हैं वो हमें लिखने होते हैं। सेकंड ऐसे है इफेक्टिव वेज टू चेंज इमेज ऑफ नर्स। नंबर 3 रोल ऑफ ए नर्स इन इम्प्रूविंग बोथ क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। और नंबर 4 था इसका वेमेन एम्पावरमेंट। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा इंग्लिश साइड। अब हम आते हैं प्रोफेशनल साइड पर। तो यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आप ये क्वेश्चन मैं पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और ये अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये 5 तक और अब ये 5 to 7। आप वीडियो को जो है पॉज करके भी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफाइन हेमोस्टेसिस, homeostasis and humidification. Describe the method you adopt to collect sputum specimen and dispose of sputum from patient's bed or room. तो यहाँ पर इसमें 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में जो है डेफिनेशन थी, तो हम डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेमोस्टेसिस है। तो हेमोस्टेसिस एंड होम्योस्टेसिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पहले यहाँ पर ये बताया गया है। अब हेमोस्टेसिस की डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ए वुंड विच इज़ ऑफन द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है जी, इसका जो डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग है। सेकेंड है हमारे पास होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, मिलती जुलती टर्म है, तो बिल्कुल आप इसको फोकस करके फिर आप पेपर सॉल्व कीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से पेपर को पढ़ लिया करें। तो होम्योस्टेसिस इज द बॉडीज स्टेट ऑफ बैलेंस और इट्स टेंडेंसी टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्टेबल स्टेट इन द बॉडी। इसके बाद है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है कि हवा में नमी का होना। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर वेपर्स इज एडेड टू द एयर विदाउट ए वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसके बाद सेकंड पार्ट था डिस्क्राइब द मेथड यू अडॉप्ट टू कलेक्ट स्प्यूटम स्पेसिमेन एंड डिस्पोज ऑफ स्प्यूटम फ्रॉम पेशेंट्स बेड। तो यहाँ पे मेथड है, पहले टेक ए वेरी डीप ब्रीथ एंड होल्ड द एयर फॉर 5 seconds. Slowly breathe out. Take another deep breath and cough hard until some sputum comes up into your mouth. Spit the sputum in the plastic cup. तो ये था मेथड कि स्प्यूटम किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली है फॉर द पर्पज ऑफ द करंट स्टडी सैप स्प्यूटम डिस्पोजेबल वाज डिफाइंड एज pouring boiling water in the sputum container, spitting in a bacterial container with
5% फिनोल, क्रिसोल और सोडियम हाइपोक्लोराइट और स्पिटिंग on a paper and burning it. This was the method of disposing of sputum from a room or bed. Now question number 3, define apyrexia, urine and CPR. यहाँ पर ये बात देख लें आप कि जो सेकंड टर्म दिया यूरिनोपीनिया दिया है, ये यूरिनोपीनिया नहीं था, एक्चुअली ये टर्म थी यूपीनिया, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं आगे. हाउ पेशेंट्स विद स्टॉप ब्रीथिंग इज रेस्क्यूड, हाईलाइट द साइंस ऑफ द पेशेंट हु इज़ अप्रोचिंग डेथ. तो इसके 3 पार्ट हैं, शुरू में 3 डेफिनेशन मांगी हैं, उसके बाद ये कहा है कि अगर एक क्लाइंट का जो है रेस्पिरेशन बंद हो रही हो या उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो रही हो तो उसको किस तरह से हम रेस्क्यू करेंगे. और तीसरा है हाईलाइट करना है हमें कि एक क्लाइंट जो डेथ के करीब है उसके साइंस क्या होंगे. तो नंबर 1 पे हम डेफिनेशन कर लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ एपायरेक्सिया. Apyrexia is the absence of fever. Sometimes we say afebrile. Afebrile भी कहा जाता है, जैसे कि आप लोग पेशेंट की हिस्ट्री में लिखा हुआ देखते हैं. ठीक है जी. उसके बाद नोट यूरिनोपीनिया बट करेक्ट वर्ड इज यूपीनिया. अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई. यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोजियर फंडामेंटल नर्सिंग की जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के लिहाज से, कि जो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं या MCQs की तैयारी कर रहे हैं उसमें से आप स्टडी करें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए. कोजियर की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. तो सेकंड टर्म हमारे पास है यूपीनिया. तो यूपीनिया का मतलब है नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथिंग. ठीक है जी. सिनोनिम यूपीनिया, बस स्पेलिंग का फ़र्क है, पर नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीथिंग को हम यूपीनिया कहते हैं. इसके बाद है CPR. CPR जो है वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. ठीक है जी. रिससिटेशन कहते हैं बहाली को, और कार्डियो मीन्स हार्ट और पल्मोन मीन्स लंग्स. यानी मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कार्डियो का मतलब है हार्ट, यानी कि हार्ट क्या करता है, हार्ट बीटिंग करता है. ठीक है. और जो है पल्मोन जो है लंग्स जो है उसमें हमारी एयर या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो यानी इन दोनों चीज़ों को बहाल करने को हम CPR कहते हैं. तो CPR इज़ एन एमरजेंसी प्रोसीजर यूज व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट ब्रीथिंग एंड हिज हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. यानी धड़कना बंद कर दे दिल और जो है सांस लेना बंद कर दे क्लाइंट, तो इस एमरजेंसी प्रोसीजर को, इसके बहाली के प्रोसीजर को हम CPR कहते हैं. इन सच कंडीशन ABC इज स्टोर्ड, दैट इज ओपन एयरवे, रेस्टोर ब्रीथिंग एंड रेस्टोर सर्कुलेशन. तो यहाँ पर देखिए हमने एयरवे का A कैपिटल किया है, ब्रीथिंग का B कैपिटल किया और C जो है वो सर्कुलेशन का कैपिटल किया है. तो ये ABC के लिए है. ठीक है. वाइल दिस मेथड ऑफ रेस्टोरेशन इज कॉल्ड CPR. तो ये पूरा जो बहाली का तरीक़ेकार है इसे हम CPR कहते हैं. अच्छा, ये तो था उस वक्त कि जहाँ पर आप हॉस्पिटल से बाहर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं, घर में हैं, तो वहाँ पर तो ABC तक ही हम काम कर सकते हैं. लेकिन अगर हॉस्पिटल में आ जाए तो फिर D भी आ जाता है, और D का मतलब था डिफिब्रिलेशन. तो डिफिब्रिलेट करना, आपने देखा होगा डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल में, और इलेक्ट्रिक शॉक देकर जो है वो जो हमारी मसल्स हैं जो फिब्रिलेट हो चुकी होती हैं उनको डिफिब्रिलेट करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो और जो ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर सके. हाउ पेशेंट विद स्टॉप ब्रीथिंग इज रेस्क्यूड. यहाँ पर अब सिर्फ ब्रीथिंग की बात की गई है कि ब्रीथिंग अगर स्टॉप हो जाए तो क्या क्या करते हैं. तो आपको मालूम है कि CPR में हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और इसके अलावा रेस्क्यू ब्रीथिंग देते हैं. और ब्रीथिंग 2 टाइप की होती है, एक जो है माउथ टू माउथ होती है और एक माउथ टू नोज़ होती है. इसे किस ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं. तो थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं. टू गिव रेस्क्यू ब्रीथ्स, टिल्ट देयर हेड बैक. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ टिल्ट है, हेड बैक लिखा हुआ है, इसके साथ साथ चिन लिफ्ट भी होता है. चिन को हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, और हेड जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा करते हैं ताकि जो एयरवे जो है वो सीधा हो जाए, यानी कि और टंग जो है वो जो कि लैरिक्स वगैरह पर आ जाती है वो लैरिक्स से हट जाए, और जब हम ब्रीथ दें तो वो ब्रीथ जो है सीधी जो है लंग्स की तरफ चली जाए. सील योर माउथ ओवर आइदर देयर माउथ और नोज़. जो विक्टिम है, जो क्लाइंट है जिसकी ब्रीथिंग बंद हो गई है, उसके मुंह पर मुंह रखना है
और उसकी नोज़ जो है या नोज़ पर रखना है। अगर आप उसके माउथ पर रख रहे हैं तो उसकी नोज़ बंद करनी है, और नोज़ से अगर ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसका माउथ जो है ना वो शट करना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है जी। उसके बाद हाईलाइट्स द साइन ऑफ पेशेंट हु इज़ अप्रोचिंग डेथ, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। तो ये जो है क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं कि एक करीब है, करीबुल मर्ग शख्स है, मौत के करीब है, तो उसके क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो ये साइंस लिखे हुए हैं, फीलिंग वीक एंड टायर्ड, स्लीपिंग मोर और बीइंग ड्राउजी, ड्राउजी होता है नींद की तरफ जा रहा होता है, फीलिंग हॉट और कोल्ड, या तो बहुत हॉट होता है या कोल्ड होता है, कोल्ड हैंड्स और फीट ये हो सकती हैं, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लेस ये कम हो जाता है खाना पीना, ब्लडर और बावल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। ठीक है जी। उसके बाद उसके अलावा ब्रीथलेसनेस है यानी कि डिस्निया हो सकता है, और पेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ब्लड प्रेशर इज चेक बाय पल्पेट्री मेथड, डिस्क्राइब टेक्निक बाय विच पेशेंट डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज रेज्ड एंड आल्सो राइट रेफरेंस वैल्यूज फॉर पल्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड रेस्पायरेशन, यानी कि वाइटल साइन की रेफरेंस वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पर 3 सवाल हो गए एक सवाल में, कि सबसे पहले पल्पेट्री मेथड का मालूम किया गया है, तो हम रिपीट करने के बजाय हम आगे चलते हैं। पल्पेट्री मेथड इन्वॉल्व्स फीलिंग द पल्स एट द ब्रेकियल आर्टरी एंड द अपर आर्म व्हाइल इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कर्व, कि हैव द पेशेंट सिट कंफर्टेबली, आर्म उसका सपोर्ट करना है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो ऑपरेटर से बीपी ऑपरेटर से उसका कफ जो है हमें बांधना है, और इस तरह से बांधना है कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो। इसकी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप खुद स्टाफ नर्स है तो ये बहुत अच्छा सा मालूम होगा आपको। उसके बाद पल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी जस्ट बिलो द कफ, और ये जो है अपने फिंगर टिप से आपको ये चेक कर लेनी कि पल्सेशन आ रही है। जब पल्सेशन आ रही हो तो हमें इन्फ्लेट करना है कफ को, और पल्स जो है डिसअपियर हो जाएगी। फिर उसको हम स्लोली जो है वो रिलीज़ करेंगे, वाल्व से एयर रिलीज़ करना शुरू करेंगे। तो जहाँ पर जो है आपको फिंगर से पल्स फील होना शुरू हो जाए तो ये सिस्टोलिक होगा, और जहाँ पर जो है ये पल्स डिसअपियर हो जाए वो डायस्टोलिक होगा। पिक्चर्स आप इसकी ले सकते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए तेज़ी से जा रहा हूँ, लेकिन क्लियर आपको हो गया होगा, और ये ईजी भी है, कोई इतना मसला नहीं है। डिस्क्राइब द टेक्निक बाय विच पेशेंट डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर इज रेज्ड, यानी एक क्लाइंट है जिसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, उसको किस तरह से वापस हम उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या इसमें बात हो रही है हाइपोथर्मिया की। ओके जी। तो टेक्निक यूज टू रेज पेशेंट्स डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग काज ऑफ द हाइपोथर्मिया, के काज क्या है, सबब क्या है हाइपोथर्मिया में जाने का। तो यहाँ पर कॉमन मेथड जो इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद हम कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें है पैसिव वार्मिंग है। पैसिव वार्मिंग का मतलब है कि रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट, और जहाँ ठंडा एरिया में अगर है वो कोई एसी वाले कमरे में था तो उसको हमें गर्म कमरे में शिफ्ट कर देना है। कवरिंग देम विद ब्लैंकेट एंड प्रोवाइडिंग वार्म फ्लूइड्स और ड्रिंक्स। पैसिव वार्मिंग में भी सफिशिएंट फॉर माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि सिर्फ हम उसको ठंडे माहौल से गर्म माहौल में ले आएँ, और उसको जो है वो कोल्ड के बजाय जो हॉट फ्लूइड और ड्रिंक्स वगैरह दे दें। एक्टिव एक्सटर्नल वार्मिंग, तो ये क्या हो सकती है, दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट टू पेशेंट बॉडी सच एज हीटिंग पैड और वार्म ब्लैंकेट या हॉट वाटर बॉटल हम जो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। बस इसमें ये ख्याल करना है कि उसको बर्न ना हो। और इसके बाद ये था एक्सटर्नल तरीका। अब इंटरनल तरीका क्या हो सकता है, एक्टिव इंटरनल वार्मिंग, दिस इन्वॉल्व वार्मिंग द पेशेंट कोर टेम्परेचर बाय एडमिनिस्ट्रिंग वार्म फ्लूइड्स इंट्रावेनसली और यूजिंग हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन वाया ए फेस मास्क। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तो ये करेंगे हम कि वार्म फ्लूइड जो है इंट्रावेनसली दें, और दूसरा ये है कि हम एयर देंगे ह्यूमिडिफाइड करके और वार्म वाटर देंगे इसमें ना। तो इसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो गिलास होता है उसमें हम वार्म वाटर डाल दें और उसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन दें तो वो थोड़ा सा वार्म होकर जाएगी, तो उससे भी जो है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये था इंटरनल तरीका, यानी कि बॉडी के अंदर, और वो ऊपर वाला था बॉडी के बाहर वाला। ठीक है जी। इसके बाद है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, जो कि रेयर यूज़ होता है इसमें कि यूजिंग ए हार्ट लंग बाईपास मशीन टू सर्कुलेट वार्म्ड ब्लड थ्रू आउट द पेशेंट बॉडी। गर्म किया हुआ खून जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वार्मिंग शुड बी डन ग्रेजुअली टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन सच एज कार्डियक एरिथमिया और रिबाउंड
हाइपोथर्मिया। ये कॉम्प्लिकेशन बताई गई हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन में चला जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके जी, लास्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था रेफरेंस वैल्यूज़ फॉर पल्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट। तो ये जो है आपको नॉर्मल वैल्यूज़ का मालूम है ऑलरेडी कि जो 120/80 होती है और 12-20 जो है रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर जो 120/80 होता है, तो ये आपको मालूम है। बस सिर्फ रेफरेंस वैल्यू का एक था कि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो है वो यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है जी। और टेम्परेचर आपको मालूम है कि 98.6 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस, हेमीपैरेसिस, इंटरप्रेट द पीक्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम कर लेते हैं। और तीसरा जो पार्ट था इसका वो ये था कि स्टेट द पर्सन्स न्यूट्रिशन स्टेटस हैविंग BMI 21, 17 एंड 33 kg पर मीटर स्क्वायर था। पेपर में जो है आपको किलोग्राम पर मीटर दिया था, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, जो कि हम आंसर में करेक्ट कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर फेस, आर्म एंड लेग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी हाफ लेफ्ट और राइट साइड का जो है वो पैरालिसिस हो जाना हेमीप्लेजिया कहलाता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमीप्लेजिया इज स्ट्रोक, CVA which damages the corticospinal tract in one hemisphere of the brain. Second है हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस इज अ कंडीशन दैट काजेज वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, वीकनेस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है जी। विच में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर हो सकती है एंड में इन्वॉल्व पार्शियल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और सेंसेशन। इन तीन चीज़ों को जो है वो पार्शियली लॉस कर सकती है। इसी तरीके से पैरालिसिस जो है वो ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट होता है और सेंसेशन होता है इन द बॉडी और पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। इट मे बी पार्शियल और कंप्लीट, और इट मे इन्वॉल्व वन और मोर बॉडी पार्ट्स। तो ये था डिफरेंस हेमीपैरेसिस और पैरालिसिस में। इसको डिफरेंस के तौर पे भी आ सकता है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है स्टेट द पर्सन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस हैविंग BMI दिस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा उसका, और BMI जो है वो ये डिफरेंट दिए हुए, तो इसमें क्या मतलब होता है, तो उसे हम कर लेते हैं। फिर सबसे पहले BMI 18.5 to 25 इंडिकेट्स नॉर्मल वेट। ए BMI ऑफ लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज कंसिडर अंडर वेट। तो इसका फार्मूला होता है BMI का कि BMI इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो किलोग्राम है वो पेशेंट्स का वेट है, और मीटर स्क्वायर का मतलब है कि जो उसकी हाइट है मीटर में उसको हमें स्क्वायर करना है और फिर वेट को इससे डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा जो नीचे दिया गया है, ठीक है जी। तो BMI क्लासिफिकेशन में दे देता हूँ यहाँ पर, कभी इत्तेफाक है कि अब ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए तो आपको ये मालूम हो कि वेरी सीवियरली अंडरवेट अगर होगा तो लेस देन 16 BMI होगा। उसके बाद सीवियरली अंडरवेट 16 to 17 है, और अंडरवेट 17 to 18.5, वाइल नॉर्मल इज 18.5 to 25। ओवरवेट 25 to 30, 30 to 35 क्लास 1 ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी क्लास 2 जो है 35 to 40, एंड ओबेज क्लास 3 मोर देन 40, ठीक है जी। ये था क्लासिफिकेशन थी BMI की। अब जो सवाल दिया गया था उसके मुताबिक 21 kg पर मीटर स्क्वायर इज, चूँकि ये जो है 18.5-25 के दरमियान है, तो ये नॉर्मल वेट है, ठीक है, या नॉर्मल BMI है इसका। और 17 kg पर मीटर स्क्वायर जो है ये अंडरवेट है, और 33 kg ये है, आप देख लें कि ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहा है और ओबेसिटी क्लास 1 में है ये, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेप्सिस, प्लॉक एंड ग्लोसाइटिस, ब्रीफली हाईलाइट द एसेंशियल्स ऑफ अ मोटर नर्व सिस्टम, डिस्क्राइब इन शॉर्ट ओरल हाइजीन। तो यहाँ पे डेफिनेशन मांगी है, तो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले एसेप्सिस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच नो लिविंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, यानी कि लिविंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का ना होना एसेप्सिस कहलाता है। इसके बाद है प्लॉक, इट इज़ ए स्टिकी फिल्म ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉन्स्टेंटली फॉर्म्स ऑन द टीथ।
टीथ पर एक लेयर जम रही होती है, ठीक है जी, एक स्टिकी फिल्म होती है, उसे कहते हैं प्लॉक, ठीक है। बैक्टीरिया इन प्लॉक प्रोड्यूस एसिड्स आफ्टर यू ईट और ड्रिंक। जब हम खाना पीना खाते हैं तो इसके बाद बैक्टीरिया क्या है, एक प्लॉक प्रोड्यूस करते हैं। दीज एसिड्स कैन डिस्ट्रॉय टूथ एनिमल एंड काज कैविटीज एंड जिंजिवाइटिस गम डिजीज़, यानी कि ये गम डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं और दांतों को नुकसान करते हैं। When plaque is left untreated, अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको जमने दिया जाए, तो फिर क्या होता है, इट हार्डन्स एंड डिस्कलर्स फॉर्मिंग इनटू टार्टर, तो ये टार्टर बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे स्टिकी फिल्म थी तो यहाँ पर एक हार्ड फिल्म ऑफ बैक्टीरिया अगर हो जाए हमारे टीथ पर तो उसे हम टार्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि कुछ लोगों से जब मेरा इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर इसमें हमने जो है ना वो प्लाग की डेफिनेशन लिखाए थे, तो बी केयरफुल, प्लाग इज़ ए डिजीज़ दैट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, कंसिडर स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग का फ़र्क देख लीजिएगा, क्योंकि क्यू और जी एक जैसा लगता है तो बेख्याली में आप दूसरा ना कर जाएँ, इस तरह अपने मार्क्स ज़ाया ना कर लें, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है ग्लोसाइटिस, रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। नर्वस सिस्टम की बात की गई थी कि जो है इसके पार्ट्स की बात थी, तो दो पार्ट इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while peripheral nervous system is made up of nerves that branch off from the spinal cord and extend to all body parts। तो दो पार्ट की बात की गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, पेरिफेरल जो है वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो कि निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। उसके बाद जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था ओरल हाइजीन के बारे में। तो ओरल हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर माउथ क्लीन एंड डिजीज फ्री। इट इन्वॉल्व्स ब्रुशिंग and flossing your teeth as well as visiting your dentist regularly for dental x-ray exams and cleaning। 7 हमारे पास है डिफाइंड डिस्फेजिया, एम्पैथी, एपिटाइट एंड फिजियोलॉजी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है राइट मेथड, सिग्निफिकेंट एंड नेसेसरी प्रिकॉशन ऑफ गैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी एनजी ट्यूब फीडिंग का। ओके जी, डिस्फेजिया सबसे पहले इसमें डिफिनेशन है, इज़ अ मेडिकल टर्म ऑफ फॉर स्वालोइंग डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टी इन स्वालोइंग को हम डिस्फेजिया कहते हैं। सम पीपल विद डिस्फेजिया हैव प्रॉब्लम स्वालोइंग सर्टेन फूड्स और लिक्विड्स व्हाइल अदर्स कैन नॉट स्वालो एट ऑल। यानी यहाँ पर बस ये बताया गया है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को मतलब निकलने में प्रॉब्लम होती है जबकि कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं निकल पाते। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस थॉट्स एंड फीलिंग इन ए सिचुएशन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू rather than your own, यानी कि एहसास होना किसी शख्स का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो कैसा महसूस कर रहा होगा, डेथ हुई है खुदा ना खास्ता किसी घर में, तो हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचें या इस तरह से फील करें, तो ये एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एम्पैथी कहलाती है। कह देते हैं एपिटाइट। एपिटाइट इज सिंपली द डिज़ायर टू ईट। It can be result of hunger but often has other causes such as emotional or environmental conditions. For example, feeling very stressed, upset or bored or being exposed to food that looks or smell delicious can increase appetite even when you are not really hungry। तो देखिए एक हंगर होता है जिसे हम यानी कि जब बाकी हमें यानी कि हमारे पेट में कोई ग़िज़ा नहीं है और हमें तलब महसूस हो, ठीक है, तो वो है हंगर। जबकि भूख का एहसास होना, ठीक है, सिंपली, तो उसे हम एपिटाइट कहते हैं। हालांकि हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन किसी चीज़ की हम खुशबू सूंघते हैं तो फिर हमारा दिल चाहता है कुछ खाने को, तो इस फीलिंग को, इस एहसास को हम कहते हैं एपिटाइट, यानी डिज़ायर है टू ईट बस। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का आप सबको मालूम है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी किसी भी की तरह के हमारी बॉडी का सेल का फंक्शन है तो उसे हम फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद सवाल किया गया था मेथड ऑफ सिग्निफिकेंट नेसेसरी प्रिकॉशन ऑफ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो इसका तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि एनजी ट्यूब फीडिंग इज़ ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन और मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू ए ट्यूब इंसर्टेड थ्रू दी नोज।
ANG ट्यूब कह लें या जो है राइस ट्यूब हम कहते हैं उसको, ठीक है जी। उसको पास करके हम उसे या तो क्लाइंट को जो खाने पीने के काबिल नहीं है, ठीक है, खुद से नहीं ले सकता, तो उसको हम NG पास करते हैं और उसे जो है हम या तो फूड देते हैं या मेडिसिन वगैरह देते हैं, ठीक है जी। तो मेथड क्या है, वॉश हैंड्स थारोली एंड गैदर ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग द NG ट्यूब, सिरिंज, लुब्रिकेंट, वाटर एंड फीडिंग फार्मूला और मेडिकेशन, ठीक है। पहले तो मतलब जो NG ट्यूब है अगर वो पास नहीं की हुई है तो वो तमाम चीज़ें आपको टेक्निक मालूम है, वो पास करने के बाद जो है और इसके साथ साथ फीडिंग फार्मूला और मेडिकेशन भी हमें साथ रखनी है, ठीक है जी। पोजीशन द पेशेंट इन एन अपराइट पोजीशन और विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड बेड रखना है, ठीक है, और या हेड ऊपर की तरफ रखना है। मेजर द लेंथ ऑफ द NG ट्यूब बाय इंसर्टिंग द ट्यूब इनटू द नॉस्ट्रल एंड एक्सटेंडिंग इट टू द एयरलॉब एंड देन टू द ज़िफॉइड प्रोसेस। ये आपको मालूम है तरीक़ेकार कि हम पहले माप करते हैं, उसके बाद हम उसको लुब्रिकेट करके फिर जो है वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट होगा, उसमें करने के बाद क्या करते हैं, इंसर्ट ट्यूब थ्रू द नॉस्ट्रिल अंटिल रीचेस द बैक ऑफ द थ्रोट, देन इंसर्ट द पेशेंट टू swallow वाइल इंस्ट्रक्ट करते हैं हम पेशेंट को swallow कर निकलने के लिए वाइल एडवांसिंग द ट्यूब टू द स्टमक। कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब बाय चेकिंग द pH ऑफ द एस्पायरेट एंड ऑब्टेनिंग इन एक्सरे। या तो हम pH लेवल चेक करते हैं जो एस्पायरेशन उसमें होती है उसको, या फिर एक्सरे करने के बाद उसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। और इसके अलावा कॉमन जो मेथड है हमारा वो ये है कि हम फीडिंग सिरिंज लेकर जो है वो एयर जो इंसर्ट करते हैं और स्टेथोस्कोप जो है वो स्टमक की पोजीशन पर रखकर जो है वो उसकी एयर की साउंड सुन लेते हैं, ठीक है जी। उससे भी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर इसके स्टमक में कोई चीज़ नहीं है तो एस्पायरेशन तो बाहर नहीं आएगी, तो वो इस एयर की थ्रू जो है वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रिकॉशंस। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट यानी खास क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। तो नंबर 1 है इंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ नो कंट्राइंडिकेशन। अब कंट्राइंडिकेशन क्या है, सच एज एसोफेजियल वेराइसिस और स्ट्रिक्चर, यानी कि इसोफेगस जो है वो तंग ना हो, ठीक है, ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। नंबर 2 पे है चेक एनी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कफिंग और चॉकिंग वगैरह है। और नंबर 3 जो है वेरीफाई द प्लेसमेंट ऑफ द NG ट्यूब बिफोर एडमिटिंग, यानी कि प्लेसमेंट जो ऊपर हमने बात की है कि भाई सही तरह इंस्टॉल हो गई है नहीं हुई, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और नंबर 4 है मॉनिटर द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज एस्पायरेशन, ट्यूब डिसलॉजमेंट और क्लॉगिंग, यानी चौक ना हो गई हो और ये जो डिस्प्लेस ना हो गई हो जो NG ट्यूब है, और जो है एस्पायरेट ना कर जाए क्लाइंट, ठीक है जी। उसके बाद है नेसेसरी प्रिकॉशन, इसमें है फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, इसका ख्याल रखना है। सेकंड पे ट्यूब इज़ सिक्योरली टैप्ड, हुई है नहीं हुई है, उसको लेवल की डेट ऑफ इंसर्शन जो है ना वो लिखी है उस पर या नहीं लिखी है। नंबर 3 पेशेंट्स हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, ये अप टू 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन से बचाने के लिए। नंबर 4 है एडमिनिस्टर द फीडिंग फार्मूला और मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड रेट। और आखिरी जो है इसमें वो डॉक्यूमेंट द इंसर्शन, प्लेसमेंट, कंफर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्मूला और मेडिकेशन द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। उम्मीद है थोड़ा मैं तेज़ी में करके गया था, लेकिन आप रिपीट करके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है इससे आप ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ये जो वीडियो है दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आने वाली आपको तमाम वीडियो जो है इसी तरह की मिलती रहे। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स में दें, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो और जो है मैं अपने चैनल को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।